डीएनए टेस्ट, ये नाम आपने सीरियल्स, मूवीज और पेपर्स में कई बार सुना होगा। क्या है ये डीएनए टेस्ट और एक्चुअल में इसके थ्रू करते क्या हैं और ये क्या पता लगाता है? So this video is all about the DNA test, that means DNA fingerprinting. So hello everyone, welcome to the Biology Channel. डीएनए टेस्ट को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं और इसमें दो इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है। तो आप ये सपोज कर लीजिए कि मुझे मेरा और मेरे फ्रेंड का डीएनए सीक्वेंस कंपेयर करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जो सबसे पहला ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा कि हम डीएनए सीक्वेंसिंग करा लें, बट दिस प्रोसेस इज टीडियस एज वेल एज एक्सपेंसिव। तो इस काम को बार बार नहीं किया जा सकता, इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन आता है दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बट जो मेजर डिफरेंस है डीएनए सीक्वेंसिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, दैट डीएनए सीक्वेंसिंग में होल डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है, जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक पर्टिकुलर पार्ट लिया जाता है डीएनए का, जिसको टैली किया जाता है दैट वेदर दे आर सेम और नॉट। अब अगर हम डीएनए की बात करें तो जैसे जैसे हम डिस्टेंट होते हैं, मीन्स जो स्पीसीज डिस्टेंट होती हैं उनका डीएनए उतना ज़्यादा डिफर करता, और जैसे जैसे हम विद इन अ स्पीसीज आते जाते हैं डीएनए की सिमिलरिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम ह्यूमन का केस लें और ह्यूमन का डीएनए देखें तो ह्यूमन के केस में 99.9% डीएनए जो है वो सेम है। इसका सीक्वेंस आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, जबकि केवल 0.1% यही है वेरिएबल, इसका सीक्वेंस अलग होता है इन अ पर्सन, और इसी की वजह से यूनिकनेस होती है हर इंडिविजुअल की। तो ये जो 0.1% रीजन है जिसमें कि डिफरेंस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इसी को टारगेट करते हैं। इन दैट वेरिएबल डीएनए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो टारगेट करती है रेपिटेटिव डीएनए को। रेपिटेटिव डीएनए का मतलब होता है डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें कुछ सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये रेपिटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग पार्ट में होते हैं। दैट मीन्स ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, इसीलिए इनको जंक डीएनए भी कहते हैं। और जंक डीएनए जंक फूड की तरह ऐसा लगता है कि काम का नहीं है, बट एक्चुअल में ये रेपिटेटिव डीएनए भले ही प्रोटीन को कोड नहीं करे, बट दैट रेपिटेटिव सेगमेंट कंटेन मेनी इंफॉर्मेशन, जिससे कि हमें इवोल्यूशन और स्पेशिएशन के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन रेपिटेटिव डीएनए अगर हम देखें तो दो टाइप के रेपिटेशन पाए जाते हैं। वन, जिसमें कि एक रिपीट है, उसकी यूनिट बार बार रिपीट होती है विदाउट एनी गैप, इसके बीच में कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, और ये कंटिन्यूअस रिपीट होंगे और इनको कहते हैं टेंडम रिपीट्स। वाइल कुछ और रिपीट टाइप होते हैं जिसमें कि ये जो यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है वो एक इंटरप्ट होते हैं जगह जगह पे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरस्प्रेड रिपीट। ये दोनों रिपीट पाए जाते हैं इन अ रेपिटेटिव डीएनए रीजन। अब इसमें से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टारगेट करता है उसको कहते हैं टेंडम रिपीट्स। इस टेंडम रिपीट की खास बात क्या होती है कि इसमें जो रिपीट्स की जो एक यूनिट होती है उसकी लेंथ 1 to 60 बेस पेयर्स तक वेरी कर सकती है। Now this tandem repeat that is further divided into two category, mini satellite और माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट में जो हमारे इंटरेस्ट का है दैट इज अ मिनी सैटेलाइट। देखिए मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है, इसमें भी एक तो वो जो यूनिट है जो बार बार रिपीट होगी उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मिनी सैटेलाइट में जो मैक्सिमम लेंथ होती है
एक यूनिट की जो बार बार रिपीट होगा, दैट इज 11 to 60 बेस पेयर्स। नाउ इन केस ऑफ माइक्रो, क्योंकि ये छोटा है, माइक्रो मिनी से छोटा होता है, तो दैट कंटेन अ स्मॉलर यूनिट दैट इज 1 to 6 बेस पेयर। तो इन अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम जिस रीजन को टारगेट करते हैं दैट इज मिनी सैटेलाइट। ये जो बेसिक यूनिट है जो 11 to 60 बेस पेयर्स के हो सकते हैं और जिनका नंबर वेरी कर रहा है फ्रॉम 10 to 100, इनको कहते हैं वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडम रिपीट, या इसी को आप शॉर्टकट में कहते हैं VNTRs। सो दीज आर द VNTRs जिनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टारगेट करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये करते कैसे हो और फिर एनालिसिस कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो डिस्कवरी की थी या जिसको इन्वेंट किया था, वो किया था साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी ने इन 1984 में। एंड इन इंडिया दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम बड़ा ही फेमस है, एंड दे आर डॉक्टर VK कश्यप एंड डॉक्टर लाल जी सिंह। इन दोनों लोगों ने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टार्टिंग करी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर भी है इंडिया में जिसको कहते हैं CDFD, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। नाउ द प्रोसेस। सो प्रोसेस में जो सबसे पहला काम करते हैं कि डीएनए सैंपल को लेते हैं या डीएनए को आइसोलेट करते हैं, एंड फॉर दिस ओनली 1 माइक्रोग्राम सैंपल इज सफिशिएंट, क्योंकि इसमें डीएनए आइसोलेशन के बाद अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो हम एक और टेक्निक जो आप सब जानते हैं दैट इज PCR। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं, इसको बता रखा है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। इसका काम क्या है, ये जो है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में डीएनए सैंपल्स को बढ़ाता है, तो एक थोड़ा सा सैंपल भी सफिशिएंट होता है फॉर PCR। तो PCR के थ्रू हम थोड़े से सैंपल्स को ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन सेकेंड स्टेप पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब अगर डीएनए का अमाउंट सफिशिएंट है तो सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम पहले PCR पे जाएंगे और PCR से फिर सेकेंड स्टेप पे आएंगे। और सेकेंड स्टेप है दैट इज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का क्या मतलब है, हमने जो डीएनए सैंपल लिया है, फॉर एग्जांपल दिस वन, उसको हम एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खास बात क्या होती है, दैट इट कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। वो आर्बिट्रेटरी कट नहीं करती है, वो एक स्पेशल साइट पे ही कट करेगी, यानी वो एक स्पेशल सीक्वेंस को पहचानेगी और वहां पे ही कट करेगी। तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उस डीएनए को कट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम करें तो हो सकता है इससे 3 पीसेस मिले, अगर हो सकता है ये दूसरे डीएनए का सैंपल हो और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करें तो हमें केवल 2 ही सैंपल मिले। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डीएनए सैंपल ये जो पीसेस हैं वो अलग अलग मिलते हैं और इसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शन साइट जो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स है और जो उनकी साइज है वो वैरी करती है। नाउ आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन हम इसको सेपरेट करते हैं और सेपरेशन के लिए डीएनए के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो होती है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। भी मैंने डिटेल में बताई हुई है और इसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज गो एंड सी देयर। तो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो फ्रेगमेंट्स हुए थे डीएनए के उनको अकॉर्डिंग टू साइज हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं। नाउ आफ्टर द सेपरेशन, यानी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेशन के बाद हम एक स्टेप करते हैं जिसको कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीनेचुरेशन में ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन से हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसके थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में
कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कन्वर्ट करना है वो नेक्स्ट स्टेप बताएगा। सो दिस इज द स्टेप थर्ड, नाउ दिस वन इज फोर्थ, और इसके बाद हम जाते हैं द फिफ्थ स्टेज पे। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस डीएनए सैंपल पे कुछ काम करना है। इस डीएनए सीक्वेंस पे चेक करना है कि क्या वो सीक्वेंसेस, वो जो हमने बात किए थे VNTRs की, यानी वो जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं, वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो चेक करना है। और उसके लिए हम VNTRs को इससे बॉन्ड कराएंगे, यानी इसको बाइंड कराएंगे। लेकिन ये काम जेल पे नहीं हो सकता, क्योंकि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल होता है, तो जेल पे नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। करते कैसे हैं कि इस जेल के ऊपर मेम्ब्रेन रखते हैं और कुछ और सपोर्ट सिस्टम लगा के विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेशर हम डीएनए को जेल से मेम्ब्रेन में मूव करा देते हैं। तो सेम यही पैटर्न यहाँ मेम्ब्रेन पे मिल जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉटिंग, और डीएनए को की ब्लॉटिंग को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ दिस डीएनए इनटू द मेम्ब्रेन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन यूज हो सकती है, तो ये मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो सकती है या नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है। अब डीएनए यानी कि डीनेचर्ड डीएनए के इस मेम्ब्रेन पे आने के बाद हम इस पे चेक करते हैं कि पर्टिकुलर VNTR प्रेजेंट है या नहीं है। ये कैसे करते हैं, देखिए ये मेम्ब्रेन है, अब हम ये VNTRs को, ये रेडीमेड VNTRs होते हैं, और ये VNTR एक सिंगल नहीं लेते हैं, एटलीस्ट 3 to 5 VNTRs को हम यूज करते हैं, और उसके सॉल्यूशन को इस मेम्ब्रेन पे डाल देते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस सिंगल स्ट्रैंडेड VNTR से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर ले, यानी जहां पे इस VNTR के अगेन सीक्वेंस होगा वहां पे ये जाके बाइंड कर लेगा। उसके बाद वॉशिंग कर देते हैं, तो जो VNTRs बाइंड नहीं होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, और जहां जहां VNTR बाइंड होते हैं वहां वहां पे हमें बाइंडिंग मिल जाती है। अब यहाँ जो VNTR होते हैं जो यूज करते हैं वो हम रेडियो लेबल्ड यूज करते हैं। रेडियो लेबल्ड VNTR इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसको देख पाए, क्योंकि ये बाइंडिंग तो हो जाएगी बट ये आपको दिखेगा नहीं। तो दिखेगा कैसे, जब हम ये हाइब्रिडाइजेशन किसे कहें, वो जो बाइंडिंग हुई VNTRs की डीएनए से उसको कहा गया हाइब्रिडाइजेशन। तो उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब उस मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज करते हैं, वहां पे जहां जहां पर भी VNTR की बाइंडिंग हुई है वहां वहां पे आपको दिख जाएगा। देखिए, द प्रोसेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट द एनालिसिस इज। तो हम अब नेक्स्ट समझेंगे कि कैसे इसको एनालाइज किया जाए। सो फॉर एनालिसिस हम एक केस लेते हैं, एक मर्डर हो गया है और वहां के लिए 2 सस्पेक्ट हैं A एंड B, और हमें क्राइम सीन से कुछ हेयर फॉलिकल्स मिल गए थे। तो हमने क्या किया कि वो जो 2 सस्पेक्ट थे और वो जो हेयर फॉलिकल मिला था उन तीनों से डीएनए सैंपल आइसोलेट कर लेते हैं। तो आपको पहला स्टेप याद ही होगा कि हमने डीएनए सैंपल आइसोलेट कर लिया तीनों से, और फिर जो जो प्रोसेस हमने इससे पहले पढ़ा था उस सब को किया, और हमें ऑटो रेडियोग्राफी के बाद ये इमेजेस मिले। इन केस ऑफ ए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेटा दिया गया है दैट इज ऑफ 3 क्रोमोसोम। पहला है क्रोमोसोम नंबर 7 का, दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 2 का, और तीसरा है क्रोमोसोम नंबर 16 का। तो अगर आप जो 2 लाइंस दिख रही हैं, दीज 2 लाइंस आर ऑफ लोगस क्रोमोसोम। सो यहाँ पे 3 केवल आपके इजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है, ये किया जाएगा टोटल क्रोमोसोम में। सो इसमें दिखाया गया है दैट इन पर्सन ए जो क्रोमोसोम 7 है उसमें जो VNTR है वो एक क्रोमोसोम में 3 बार रिपीटेड है,
जबकि उसके होमोलोगस में 4 बार रिपीटेड है। सो यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो 3 और 4 का है, जबकि इंडिविजुअल बी में सेम क्रोमोसोम पे वो रेपिटेशन बढ़ गया है, दैट यू कैन इजिली काउंट। इसी तरीके से क्रोमोसोम 2 में भी दोनों का दिया हुआ है एंड क्रोमोसोम नंबर 16 में भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ VNTR प्रोब आपको ये इस तरीके का जेल का स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल ए और बी को कंपेयर करेंगे तो इसमें जो अलग अलग टैंडम रिपीट्स हैं जिनको अलग अलग कलर में दिखाया गया है, मैंने बताया था कुछ कि जो VNTRs यूज किए जाते हैं वो 3 to 5 यूज किए जाते हैं। तो इस केस में रेड कलर का एक VNTR है, येलो कलर वाला दूसरा है और ब्लू कलर वाला तीसरा है। तो यहाँ 3 VNTRs दिखाए गए आपको। तो इन तीनों की पोजीशन और नंबर ये यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडिविजुअल बी में दूसरा है और इंडिविजुअल ए में दूसरा है। अब हम क्या करते हैं कि वो जो हमें क्राइम सीन से डीएनए मिला है उसको भी आइसोलेट करते हैं और उससे भी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जेल को भी देखते हैं। तो अगर उसके जेल को देखिए तो आप देखेंगे कि उसमें 6 बैंड्स मिले हैं। अब इस 6 बैंड्स में अगर आप बैंड 1 की पोजीशन देखें तो बैंड 1 की पोजीशन इंडिविजुअल बी के 1 की पोजीशन से टैली करती है, जबकि बैंड 2 की पोजीशन देखेंगे तो वो भी इंडिविजुअल बी के बैंड से टैली करती है। अगर आप बैंड 3 की पोजीशन देखें तो वो इंडिविजुअल ए के बैंड से टैली करती है। अगर बैंड 4 की देखें तो दैट अगेन टैली विथ इंडिविजुअल बी, और इसी तरीके से 5 की देखेंगे तो वो भी बी से, और 6 की जो देखेंगे वो भी बी से कर रही है। दैट मीन्स मैक्सिमम बैंड किससे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं इंडिविजुअल बी से। तो इस केस में ये बता रहा है कि जो सस्पेक्टेड पर्सन बी है वही किलर है, क्योंकि जो सैंपल मिला है कहां से, क्राइम सीन से, दैट इज रिजेंबल्स विथ पर्सन बी। इसी तरीके से इस टेस्ट को पैटर्निटी या मैटर्निटी के टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है।